हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य 91 पर। और लक्ष्य 91 पर आप हमारे साथ जुड़े हैं और अब तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें सी सेट 2020 का क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जिसके कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चनों को यहाँ पर डील करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन और आंसर की सीरीज। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पूरे सेशन को किसी अपने दोस्त को या फिर जो ऐसा बच्चा जो तैयारी कर रहा हो, जिसको वाकई क्लास क्वेश्चन की जरूरत हो, उन सब दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए। और स्वागत करता हूं आप सबका आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास है खास। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सी सेट 2020 के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे। इन क्वेश्चनों को करने से आपको एक कॉन्सेप्ट बनेगा और उम्मीद है कि आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़कर एक स्मार्ट वर्क करके अपने लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे जो कि आपको प्री एग्जाम में सी सेट में आप एटलीस्ट 33% या प्लस नंबर आपको दिलवा दें, ताकि आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और जानते हैं कि क्या है ये पहला क्वेश्चन। ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे साथ दो तीन चीजें जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले हमें कैलेंडर की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। कितने दिन होते हैं, दिनों को कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर उन दिनों को हम कैलकुलेट करने के बाद कैसे आंसर करें, ये सारी चीजें हैं। या फिर फॉर्मूले भी आपको अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। जब हम देखते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक कितने दिन बनते हैं आपके पास, 7 डेज। कितने दिन बनते हैं, 7 डेज। और इन्हीं 7 दिनों में इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। क्या कोई 8वां दिन आता है? तो मेरे हिसाब से नहीं आता है। अब इन 7 दिनों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हर एक मंथ, हर एक दिन मिला के क्या बनता है। जैसे पहले, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है कैलेंडर की, वो कहां से होती है, टाइम से होती है। ऐसा टाइम मतलब आपके कुछ सेकंड मिलकर क्या बनाते हैं, कुछ सेकंड मिलकर बनाते हैं मिनट, और कुछ मिनट मिलकर फिर बनाते हैं घंटे, और कुछ घंटे मिलकर बनाते हैं डे, और कुछ डे मिलकर बनाते हैं वीक, और कुछ वीक मिलकर बनाते हैं मंथ, और फिर कुछ मंथ मिलकर क्या बना देते हैं, ईयर बना देते हैं। और ईयर के बाद कुछ 100 ईयर मिलकर एक शताब्दी ईयर या फिर सेंचुरी ईयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, शताब्दी ईयर। और शताब्दी ईयर के बाद फिर आपकी एक शताब्दी पूरी होती है, 2 शताब्दी, फिर 3 शताब्दी। और आजकल हम लोग जो जी रहे हैं वो 19वीं नहीं 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो ये है कैलेंडर का स्ट्रक्चर। अब अगर हम किसी भी ईयर की बात करते हैं तो वहां पर दिन निकलते हैं और मंथ निकलते हैं, और क्या निकलते हैं, आपके निकलते हैं डेज। ठीक है, क्या क्या निकलते हैं एक बार देख लो। आपको सेकंड कैलकुलेशन के लिए क्लॉक में आएगा, कैलेंडर में नहीं आएगा। तो हम लोग यहां पर सेकंड में कैलकुलेशन, मिनट में कैलकुलेशन और आवर में कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। स्टार्ट करते हैं डे से। डे से जब तुम स्टार्ट करते हो तो आपको मिलते हैं 7 दिन। अभी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन थोड़ी अगर आपको जानकारी भी मिल जाए तो इस सोने पर सुहागा वाला सीन यहां पर बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आगे हम लोग कैसे परस्यू करने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए, जो आपने अभी तक यहां पर किया कि आपको पता चल गया है कि घंटे और मिनट सेकंड इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है डे से और उन दिनों से जो कि वीक में आते हैं। तो वीक में आते हैं टोटल 7 दिन। अगर हमसे पूछा जाए कि अगले 8वां दिन कौन सा होगा, मान लीजिए आज का दिन मंडे है और हम कहें कि आज के बाद 8वां दिन कौन सा होगा, तो हम सीधे क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं और जितना शेष आता है वो हम अपने मंडे में या फिर जो गिवन डेज होगा उसमें वो दिन ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मंडे +1 करेंगे तो आपका दिन कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आज से 8वां दिन, आज के बाद 8वां दिन, अगर आज मंडे है तो 8वां दिन कौन सा पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। इसी तरह से मंथ चले जाएंगे, टाइम ईयर चला जाएगा, शताब्दी चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा।
लेकिन जो चीज है वो कांस्टेंट रहेगी, वो है 7 डेज का वीक। क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? 7 डेज का वीक। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, हम जानते हैं कि जनवरी का महीना हर साल की स्टार्टिंग का दिन होता है। कौन सा? स्टार्टिंग का महीना होता है। तो जब जनवरी से हम किसी मंथ को स्टार्ट किसी का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो जनवरी के पूरे दिन आएंगे उसमें? नहीं। वहां पर जो डेट दी गई है 12 जनवरी, तो जनवरी में हमारे पास 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे कितने दिन हैं? यानी 31 दिन की आपकी होती है जनवरी, तो 31 माइनस 12 हो जाएगा। इसमें दिन कितने बचेंगे? तो 11 से 2 गया तो 9, और यहां पर 2 से गया 1, तो 19 दिन यहां पर बचे। कितने बचे हैं? 19 दिन बचे हैं। अब अगर आप चाहो तो 19 दिन को भी 7 से डिवाइड कर लो, तो इस मंथ में ऑड डेज की संख्या आ जाएगी, शेष दिनों की संख्या आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 दूनी 14, और शेष बच जाता है कितना? शेष आपका बच जाता है 5। यानी यहां पर अगर 5 दिन और होते तो ये एक पूरा हफ्ता कंप्लीट हो जाता, लेकिन 5 दिन नहीं है, तो अगला हफ्ता किसमें चला जाएगा? नेक्स्ट मंथ में। अब आती है फरवरी, इसी तरह से फिर आएगा मार्च, और फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर मई, और मई के बाद फिर जून, तब कहीं पर जुलाई। क्या आता है लास्ट में? जुलाई। अब देखो हमें पता है फरवरी या तो 28 की होगी और या फिर होगी 29 की, क्योंकि यहां पर कोई ईयर दिया नहीं गया है। जब नहीं दिया गया तो हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर 28 की है, अगर 28 की है तो शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन अगर 29 की है तो शेष दिनों की संख्या हो जाएगी 1। इन सबको हम ऐड करते चलेंगे। मार्च में होते हैं 31 दिन, और जब तुम इसको 7 से डिवाइड करते हो तो कितना बचता है? 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, बचता है 3 दिन। यानी यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसके बाद आपका नंबर आता है अप्रैल का। किस चीज का आता है? अप्रैल का। और किसी भी ईयर में, चाहे वो लीप ईयर हो या फिर आपका जर्नल ईयर या सामान्य ईयर हो, दोनों में आपके पास अप्रैल हमेशा 30 दिन का ही होता है। तो इसमें आपके शेष दिन कितने बचेंगे? क्योंकि 28 तक आपके कंप्लीट वीक हो जाएंगे, 2 दिन शेष बच जाएंगे, इनको हम यहां पर रख देंगे। आगे बढ़ते हैं मई। मई में होते हैं 31, तो यहां पर 3, और जून में होते हैं 30, तो यहां पर 2, और जुलाई में होते हैं आपके 31 नहीं। जुलाई में जो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो 15 जुलाई सब ऑप्शन में सेम है, और एक में 12 जुलाई है, और 2 में 12 जुलाई और एक में 15 जुलाई। अगर 15 जुलाई है, मान लीजिए किसी में यहां पर 15 जुलाई है, अगर यहां पर 15 जुलाई है, कितनी है? 15 जुलाई है, तो शेष हो जाएगा 1, और अगर 12 जुलाई है तो शेष कितना हो जाएगा? 7 से 5, यानी 7 के अंदर 7 और बचेगा 5, तो यहां पर 5 शेष दिन बचेंगे। अब इन दिनों को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। या फिर यहीं पर वो नंबर हटा दो जिनका योग 7 हो रहा हो, जैसे 3 2 5 और 2 7, तो ये हट गए। 3 और कहां पर कट जाएगा? 3 1 4, ये तो नहीं कटेगा, 4 4 8, तो फिर भी 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर भी यहां से 1 बच जाएगा। आगे आपका 1 है और 5 है। अब जरा समझिए क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन पर। जब ऑप्शन जैसे कहेगा उस हिसाब से हम इसको बोल्ड कर लेंगे। कह रहा है 15 जुलाई को रविवार है। 15 जुलाई को यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि रविवार है। इस चीज की जांच करनी है, सही है कि गलत है। अगर यह एक अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, कौन सा ईयर? लीप ईयर। और लीप ईयर में जो फरवरी होती है वह 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। और डेट कितनी है? 15। तो और डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां से 1 ले लो, यहां से ले लो आप कितना? यहां से 1 ले लिया, और फिर इसको इसमें ऐड किया तो 4 हो गया, यानी 3 1 4, 4 1 5, 5 5 10, यानी ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अब ऑड डेज कहां से आए? फिर से समझ लो। हमने ये नंबर हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि इनका जो सम था वो कितना हो रहा था?
3 2 5 और 2 7। यहां से इन नंबरों के यहां से 1 मिनट, ये वाले नंबर 3 के बाद वाले नंबर हमने हटा दिए क्योंकि इनका योग 7 हो रहा। तो आप जितने भी 7 हो रहे हो सबसे पहले उनको हटा दो। तो ये नंबर हमने हटा दिए। अब ये कैलकुलेशन से बाहर है क्योंकि इनका वैल्यूएशन जो होगा या इनका शेष जो होगा वो 0 आएगा। आगे हमने क्या किया कि इन सबको ऐड कर लिया, जितने बचे थे 5 1 6 6 3 9 और 9 1 10। तो 10 दिन बचे आपके पास, डिवाइड कर दिया 7 से और शेष बच गए 3। शेष क्या बच गए? 3। अगर शेष बचे तो जो दिन कहा गया है वह दिन बिल्कुल नहीं होगा। जो दिन बोला गया है वह दिन बिल्कुल नहीं होगा। जैसे 12 जनवरी को बोला था रविवार है, 12 जनवरी को बोला था रविवार है, अब यहां पर शेष 3 बच गया है, मतलब कि रविवार से 3 दिन और आगे चले जाएंगे, इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। 15 जुलाई को रविवार है यदि वह अधिवर्ष है। 15 जुलाई को रविवार है यदि वह एक अधिवर्ष नहीं है, मतलब यहां पर क्या है, वो साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष को आप कैसे देखोगे कि साधारण वर्ष में जो फरवरी है वो 0 हो जाएगी, यानी यहां पर भी शेष बचेगा कितना? 2। क्योंकि ये जो 1 है हम इसको हटा देंगे तो जब ऐड करेंगे सबको तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर आपका गलत है। बढ़ते हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई को शेष कितना बचेगा? देखो यहां से ले लो, इनको यहीं पर ले लेते हैं क्वेश्चन पे। 5 3 8 1 9। अगर अधिवर्ष है तो 9 यहां से और 5 यहां से, 9 यहां से 5 यहां से, इनका ऐड कितना होगा? 14। और 14 डिवाइडेड 7 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर भी 0 ही इस जनवरी में कहा गया है रविवार, और वह दिन वही वाला रिपीट कर जाएगा अगर वहां पर शेष आपका 0 बच रहा हो। तो यहां पर आपका शेष कितना बचा है? 0 बचा है। तो ये वाला आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वह एक अधिवर्ष है, अगर वह एक अधिवर्ष है तो वहां पर दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी जो दिन 12 जनवरी को था वही दिन 12 जुलाई को हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को। अब यहां पर अधिवर्ष है, इसका मतलब हमने क्या किया कि 28 दिन की फरवरी हो गई, 5 दिन आपके जनवरी वाले बचे थे, 28 में 0 तो इसको ऐड नहीं करेंगे, 5 3 8 और 1 9 यहां से आ गया। ठीक है, कितना आया? 5 3 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। ये 1 कहां से आ गया था? 1 मिनट। आपने 5 ये वाला लिया, 3 ये वाला लिया, 5 3 8 0 इधर से 8 1 9 और 9 में जब हमने 5 जोड़ा तो 14 आ गया। ठीक है, इस तरह से यहां से ये आपका आंसर बन जाएगा। 5 3 8 8 5 13। एक मिनट, इस ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये 13 हो रहा है जब सम करते हैं। किस किस का सम होगा देखो जरा, 5 + 0 + 1 और प्लस में आपका 3। ठीक है, ये आपका बनेगा। तो 5 3 8, ये 0 1 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर 0 फरवरी के लिए आया, तो 5 3 8 ही आपका बनेगा और ये 7 बनेगा। तो इस वजह से ये आंसर भी नहीं सही होगा। अब जब 3 गलत हो गए तो लास्ट ऑप्शन तो आपका वैसे भी सही हो जाना है। लास्ट ऑप्शन आपका वैसे ही सही हो जाना है। तो ये था एक इसका क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी अगर आपको क्वेश्चन करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो हम आपको एक लाइन में बता सकते थे, है ना। अब जरा वो एक लाइन वाला मामला समझ लो, फिर आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, केवल आपको ऑड डे कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद उन सारे ऑड डेज को आपको सम करना है और डिवाइड कर देना है 7 से। अगर आपको समझ में आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे जाके एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार इसको जल्दी में कैसे करेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास पेपर यानी एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो उसको कैसे करेंगे वो जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है जनवरी से लेकर जुलाई तक के बारे में बात की, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपका एक चीज सेम है और वो है जुलाई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आपके बन गए। ऑड डेज निकालने के लिए 12 जनवरी से 31 जनवरी घटाओगे 19 आएगा, डिवाइड करोगे 7 से, 7 आपका 5 शेष बच जाएगा। फरवरी अगर लीप ईयर है
और अगर लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 0 और नॉन नहीं, लीप ईयर है तो 1 और नॉन लीप ईयर है तो 0। लीप ईयर है तो 1 और नॉन लीप ईयर है तो 0। तो ये फरवरी के लिए आ गया। अब यहां पर मार्च के लिए 31 है 3, ठीक है, अप्रैल है 2, मई है 3, जून है 2, जुलाई में 15 तक की बात कर रहा है। अगर 15 है तो कितना आएगा, तो 15 है तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा उसका सम। और अगर यहां पर 12 है तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां पर देखो, अगर किसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, अधिवर्ष है, इसका मतलब उसमें 1 ऐड करना है, बाकी तो हटा दो। अब जिनका योग आप 7 हो रहा हो उनको पहले हटा के बाहर कर दो। तो ये 3 2 5 2 7 इनको हमने बाहर कर दिया, बचे क्या क्या, 5 फरवरी का आपका 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, प्लस 3 और प्लस में आपके जो जनवरी वाले हैं, जुलाई वाले हैं, उसमें से या तो 1 रहेगा या तो 5 रहेगा, ये 2 चीज बच जाएगी। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते जाना। अधिवर्ष है तो 0 रहेगा, सबका सम कर दो, नहीं है तो 1 रहेगा, है तो 0। इस तरह से जब करोगे तो आपका आंसर लास्ट में निकल आएगा डी वाला, जो कि बिल्कुल सही है। अब कैसे, आपने देखा कि ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त इसको छोड़ के आए थे इस बार के पेपर में, है ना। तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़ के आइए, क्योंकि अगला क्वेश्चन है और ये हो सकता है आपका इस क्वेश्चन को करने में मन लग जाए। उम्मीद तो यही है कि बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहनी है। क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें तो यही लगेगा कि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था कि 4 संख्याओं PQRS के संबंध में एक बात कही गई, में 2 कथन S1 और S2 तथा उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। तो S1 और S2 में कोई इंफॉर्मेशन होगी और उसका कंक्लूजन या फिर उसके बारे में कुछ बातें कही गई होंगी, जो यहां पर आपको निकाल के आंसर करनी है। कैसे, S1 कह रहा है कि R P और Q से बड़ा है, तो यहां पर R किससे बड़ा है, P और Q से बड़ा है। अब यहां पर P और Q के बारे में नहीं पता है कि P बड़ा है कि Q बड़ा है, लेकिन R के बारे में पता है कि वो P और Q से बड़ा है। S सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब S ना तो R के ऊपर हो सकता है, यहां पर S नहीं बैठ सकता, कहां कहां बैठ सकता है, S यहां बैठ सकता है और S यहां बैठ सकता है। ये आपके पास 2 कंडीशन बन गई, है ना। अब आगे कह रहा है चारों संख्याओं PQRS में कौन सबसे बड़ा है, आपको बताना है यहां पर कौन सबसे बड़ा है, यह चीज आपको बतानी है। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त प्रकथनों और प्रश्न के सही के लिए है, प्रश्न के लिए सही है। अब प्रश्न के लिए कौन सा सही है यह आपको बतानी। आपने दोनों ऑप्शन देखे, ए ऑप्शन कह रहा है R जो है P और Q से बड़ा है, बी ऑप्शन कह रहा है S सबसे बड़ा नहीं है, तो R के बराबर भी हो सकता है, R से छोटा भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अब आगे, S ही अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जी बिल्कुल नहीं पर्याप्त है, क्योंकि इस वाले में S के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, S कहीं भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, S2 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और ये भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसको भी हमने गलत कर दिया। आगे बढ़ते हैं, दोनों S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब दोनों मिलकर इसका उत्तर दे सकते हैं, ऐसा है क्या, देखो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उत्तर दोगे तो आपको S को सबसे बड़ा बनाना पड़ेगा, और वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि सेकेंड लाइन में कह रहा है कि S सबसे बड़ा नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होता कि यहां पर S सबसे छोटा है या फिर S जो है वो सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो यहां पर हम बता सकते थे, लेकिन यहां पर अभी ये वाला भी ऑप्शन आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहां पर R और S की जो वैल्यू है उसको हम कहां पुट करेंगे, इस संबंध में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। R जो है वो S के बराबर भी हो सकता है और
S जो है वो P और Q के भी बराबर हो सकता है या उनसे छोटा हो सकता है। S की पोजीशन क्लियर नहीं है। S यहां भी हो सकता है, S यहां भी हो सकता है, S यहां भी हो सकता है ना। मतलब कि अगर ये R बड़ा है किससे, P और Q से, तो S से भी बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, S बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए D जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आपका उत्तर जो है वो D निकल के आ जाता है। आप लोग ऑप्शन कर देते हो सही, तब आपको मिल जाते हैं पूरे अंक। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चनों पर चलते हैं और इन पे विचार करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, n एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वो जो कि केवल खुद से कटे और 1 से कटे। n एक क्या है, अभाज्य संख्या है। भाई पहली आप S1 जो इसका था कि n जो है वो अभाज्य संख्या है। दूसरा कह रहा है n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। n को अगर हम 4 से विभाजित करें तो हमारे पास रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, शेष आपका 1 आता है। तो अब जरा समझिए कि अगर अभाज्य संख्या है और एक शेष आता है, क्या हो गया, ओके, यहां पर n एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब वो संख्याएं जो कि जिनका की जो गुणनखंड है या फिर जिनको की केवल उनसे ही काटा जा सकता है या फिर 1 से डिवाइड किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये वाला नंबर दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि n जो है वो 5 रखने पर हमारा आंसर निकल जाएगा 4 × 4 और शेष आपका बच जाएगा 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कौन सा सही है। यदि n 10 और 20 के बीच एक मात्र प्राकृतिक संख्या हो तो, अब देखो 10 और 20 का आपको निकालना है, तो 10 और 20 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, 10 और 20 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 4 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर दे देंगे, एक शेष दे देंगे, और वो अभाज्य होने चाहिए। तो 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपकी एक पहली अभाज्य संख्या है 11, दूसरी अभाज्य संख्या है आपकी 13, तीसरी अभाज्य संख्या है 17 और चौथी अभाज्य संख्या है 19। तो इन सबको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो देखते हैं कि शेष किसमें 1 आता है। तो जब 4 4 3 12 करते हो तो इसमें भी आपका 1 शेष आता है, 4 चौक 16 करते हो तो इसमें भी 1 शेष आता है, और 4 दून 8 करते हो तो ये वाला तो नहीं बनेगा, 11 वाला, 19 20 वाला ये भी नहीं बनेगा। तो आपके पास दो नंबर हैं 13 और 17, 13 और 17 आपके ऑप्शन बन जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है तो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू या तो 13 है या तो 17 है, दो नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसका उत्तर दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं, n की वैल्यू दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं। n = 13 और 17, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही, है ना, तो आंसर कर सकते हैं इसको। अब यहां पर उत्तर देने के लिए क्या केवल दूसरा सफिशियंट है? नहीं। क्यों नहीं सफिशियंट है? क्योंकि एक जो शेष आना है वो किससे किससे आ रहा है, 13 और 17 से भी आ सकता है ना, और भी नंबरों से आ सकता है, नहीं आएगा, आ सकता है। तो इस तरह से जब तुम दोनों नंबरों को मिला देते हो तो आप देखते हो कि यहां पर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं दोनों नंबर। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर अभाज्य संख्या आपसे ना बताई जाए तो क्या आप उत्तर कर सकते हो? कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे देखो जब, अगर n और n की वैल्यू हम यहां पर 11 13 17 मान रहे हैं, इसके अलावा क्या मान सकते हैं, कोई वैल्यू है आपके पास? देखिए अगर हम n की वैल्यू इसमें से कुछ भी रख दें, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसमें 19 और 20 इसके बीच होनी चाहिए। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 किससे किससे, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, है ना, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, और इसमें भी नहीं आएगा। तो जब हमारे पास दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो दूसरे ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, दूसरे वाले से भी आपको आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर अब आंसर पे आते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहला कह रहा है कि S1 अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नहीं भाई, S1 उत्तर देने के लिए यहां पर पर्याप्त नहीं है। कैसे नहीं पर्याप्त है?
अगर n एक अभाज्य संख्या है तो कोई भी नंबर हो सकता है, XYZ कोई भी, क्योंकि 10 और 20 के बीच में यहां पर उत्तर आपसे बोला गया है। जबकि आपके बीच में जो शर्त, मेन शर्त है वो ये वाली है, n को 4 से विभाजित करने पर 1 शेष आता है। तो यहां पर ये वाला जो आंसर केवल अकेले उत्तर दे सकता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, S2 अकेला ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो बताइए पर्याप्त है कि नहीं है? कितने लोग इसमें पर्याप्त है के साथ हैं और कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं पर्याप्त नहीं है? देखो दोनों चीजें हैं। अगर दूसरे ऑप्शन पे हम जाते हैं तो यहां पर जो ऑड नंबर यानी इवन नंबर हैं अगर वो भी रहेंगे तब भी एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा और वहां पर रिमाइंडर 1 आएगा। इसलिए इसका जो उत्तर है वो S2 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये सही है। लेकिन जो यूपीएससी है उसने क्या माना है वो जरूरी है ना? जो आपकी यूपीएससी ने माना है वो बेहद जरूरी है। उसने माना है कि दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु S1 और ना ही S2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यह माना है यूपीएससी ने। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या आंसर करोगे, है ना? यह आंसर माना है यूपीएससी ने। तो देखिए लॉजिक वाइज देखें तो हमारा दूसरा भी सही हो रहा है, लेकिन अगर हम यूपीएससी का देखें कि यूपीएससी ने क्या माना है, तो यूपीएससी ने यह माना है कि S1 और S2 दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप उन क्वेश्चनों, उन आंसरों के साथ जाइएगा जो आपको लगे कि यूपीएससी इसमें से कौन सा मान सकता है। और इसके लिए आपको क्या जरूरी है? प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी की जो आंसर सीट है उसको जब तुम मिला के आंसर क्वेश्चन करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो आइडियली किस तरह के क्वेश्चनों को आंसर करने के लिए वो प्रेफर करता है, यानी किस टाइप के क्वेश्चनों को वो प्रेफर करता है आंसर देने के लिए। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं के संबंध में बात कही गई है। दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं, उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 कह रहा है कि उसका गुणनफल 21 है, यानी दो संख्याएं हैं और उनका जो गुणनफल है वो 21 है। यानी x मान लीजिए एक नंबर है, कितना है? x मान लीजिए x एक नंबर है और y दूसरा नंबर है, तो इन दोनों का गुणनखंड कितना है? इन दोनों का गुणनखंड है 21। अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि दोनों का योग भी दिया गया है, यानी x प्लस वाई दिया गया है इज इक्वल टू 10। तो दोनों संख्याएं, तो वो दोनों संख्याएं क्या हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर ये हम क्वेश्चन आंसर कर ले जाते हैं तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखो यहां से तुम चाहो तो x की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो, यानी यहां से हम x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं? 21 डिवाइडेड बाई y रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। अब इस वाले में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई y प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये कितना बन जाएगा देखिए जरा, 21। अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं तो 21 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y हो जाएगा ये आपका। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग कितना हो जाए? 21 हो जाए, है ना? अब इसको हम और परिष्कृत रूप में कैसे लिख सकते हैं देखिए जरा, वाई स्क्वायर प्लस 10y और प्लस में आपका 21 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि 10 के ऐसे 21 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग या अंतर कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो यहां पर बन जाएगा आपका 7 और दूसरा क्या बन जाएगा? 3, यानी 7 प्लस आपका 3 हो जाएगा। ये आपके बन गए, यानी आपके पास अब दो आंसर मिलने वाले हैं। कौन कौन से? 7 और 3, दो आंसर मिलने वाले हैं 7 और 3। यानी एक की वैल्यू x की वैल्यू आप 7 या फिर 3 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 या 3 में से कोई एक आ जाएगी। तो एक का आंसर जब निकल जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे इस वाले से, है ना? जब इसमें 7 की वैल्यू पुट करोगे धीरे से आपका 10 की वैल्यू निकल जाएगी ना। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आंसर कैसे करना है वो देख लो। कौन सा उपर्युक्त कथनों में प्रश्न के लिए सही है, यानी ये आंसर आएगा दोनों को मिला के। हम आंसर पे सीधे चलते हैं
कि अकेले दोनों में से कोई उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये आपका आंसर सीधे बन जाएगा। हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे और जब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं तो लॉजिक के थ्रू यही आता है कि x + y और 10x + y, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यही निकल के आएगा जो अभी आपके सामने दिख रहा है। ठीक, तो मुझे लगता है इसको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया है वो प्रैक्टिस सेशन में जो आपकी वीडियो पड़ी हुई है, कौन सी वाली, ये वाली अलजेब्रा वाली, या फिर जो नंबर सिस्टम है उसके जो क्वेश्चन हैं उस वीडियो को जाके देख लें, उनको ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर मिल जाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो देखने के बाद जब ये इस टाइप के क्वेश्चन करने आओगे तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे, है ना। तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। कौन सी वीडियो का? जो आपकी x + y यानी द्विघात रैखिक समीकरण जिससे कैसे सॉल्व करते हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन की बात करी है, और तो डायरेक्शन का भी लिंक वहां पर मिल जाएगा। डायरेक्शन से इस तरह से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आपको वहां पर सॉल्व करते हुए वीडियो मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम लगे आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। देखो मान लीजिए ये उस व्यक्ति का घर है, ये उस व्यक्ति का घर है ना, ये उस व्यक्ति का घर है। अब घर है तो भाई कुछ सफाई सुफाई तो होगी ही, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। ये उस व्यक्ति का घर है। अब वो पीछे से निकलता है। कहां से निकलता है? पीछे से निकलता है। पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। अब घर का मुंह किधर है? इस तरफ है, लेकिन वो जाता किधर से? इस तरफ से निकलता है और 25 मीटर चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर। ये व्यक्ति यहां पर पहुंच चुका है अभी, है ना। आगे क्या करता है? देखो 25 मीटर चलता, फिर वह यहां से दाहिने मुड़ता है। अगर हम मैप पर इधर को जा रहे हैं तो देखिए, ये अगर आप मैप में इधर को जा रहे हैं तो नीचे की तरफ राइट हैंड है और ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड है ना। ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी होगी कि नीचे की तरफ आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड होगा और ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड, यानी ये आपका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब कह रहा है कि यहां से वो दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाहिने मुड़ा और 50 मीटर चला। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर वह बाएं मुड़ता है। यहां से ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है। बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? देखो जरा, 25 मीटर चलता है। 25 मीटर यहां से फिर चला और यहां पर पहुंच गया। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर हो, यानी ये जो है इसके मुख का जो मुख है, घर का मुख जो है वो पूर्व की तरफ है, तो जाहिर सी बात है जो घर का पीछा होगा वो किधर होगा? घर का पिछवाड़ा किधर होगा? वो होगा आपका पूर्व के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन आती है? वेस्ट। यानी यहां से उसने पश्चिम की दिशा में चलना शुरू किया था। तो देखो नक्शा कैसे बनेगा, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा। क्या होगा? ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा। और यहां पर ईस्ट के हमेशा राइट हैंड साइड में, कहां पर? देखिए जैसे जैसे हम मान लो न्यूज बनाते हैं, न्यूज देखिए आप, न्यूज यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं ना। तो यहां पर राइट हैंड साइड में हमेशा साउथ आता है। कौन सा डायरेक्शन आती है? साउथ आती है। इसी तरह अगर हम देखें कि नॉर्थ के राइट हैंड साइड में कौन आएगा, तो नॉर्थ के राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट आएगा। वेस्ट के राइट हैंड साइड में कौन आएगा? तो वेस्ट के राइट हैंड साइड में हमेशा नॉर्थ आएगा। इसी तरह साउथ के राइट हैंड साइड में कौन आएगा? तो साउथ के राइट हैंड साइड में हमेशा अगला संख्या कौन सा आएगा? आप देख लीजिए यहां पर, बताइए जरा राइट हैंड साइड में कौन सा आएगा? तो यहां से इसके राइट हैंड साइड में हमेशा वेस्ट आएगा। तो इस तरह से ये फिगर आपका बन के तैयार हो जाता है। तो वही चीज यहां पर है। तो यहां से राइट हैंड साइड का मतलब यहां से हो गया ये साउथ, और यहां पर ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? पूछा है वह अपने घर से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो भैया ये इसका घर था, मान लीजिए इस पॉइंट से इसने चलना शुरू किया, तो ये आप बना लिए यहां से, और यहां से जब देखते हैं तो ये वाली डायरेक्शन यहां से बन के मिल जाती है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जब मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से जब हम इसको मिला देते हैं तो यहां पर इस पॉइंट पर है अभी वो, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये है नॉर्थ एंड वेस्ट की डायरेक्शन। और हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम।
तो आंसर डी है आपका बिल्कुल सही। कौन सी डायरेक्शन आएगी? आपकी उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन आएगी। ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के वीडियो में पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर इनको बहुत आसानी से देखकर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगले क्वेश्चन में बात कही गई है, यदि निम्नलिखित में से दो दिए गए कथन हैं, बाद में दो निष्कर्ष भी दिए गए हैं, तो यहां पर कथन और निष्कर्ष का पॉइंट आएगा। कथन और निष्कर्ष का मतलब यह होता है कि कोई बात कही गई होती है और उस बात के द्वारा आपको यहां पर दिए गए निष्कर्षों पर पहुंचना होता है। चलिए, कथन क्या है कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, कि सभी, मान लीजिए कोई संख्या जितनी भी यहां पर दी गई हैं, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं और सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य हैं। सभी संख्याएं 2 से भी विभाज्य हैं और सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य हैं। तो जब कहीं पर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ऐसी संख्याएं अभाज्य यानी डिविजिबिलिटी रूल अभी आपकी लास्ट वीडियो में हुआ है, तो उसको जाके जरूर देखिए कि आपके अगर कहीं कोई संख्या 2 और 3 से कट रही है बराबर, तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी? 6 से डिवाइड हो जाएगी। निष्कर्ष हमने वही निकाला है कि सभी संख्याएं 6 से विभाजित हैं, तो यह निष्कर्ष तो आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सभी संख्याएं 4 से विभाजित हैं, ऐसा भी हो सकता है सभी संख्याएं 4 से विभाजित हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि 4 से की डिविजिबिलिटी यह होती है कि 4 के लिए आपके अंत में जो अंतिम 2 अंक हैं, मान लीजिए हमने यहां पर एक अंक लिखा है 216, तो इसके जो 2 अंक लास्ट वाले हैं वो 4 से डिवाइड होंगे। अगर 4 से डिवाइड हैं तो यह जो नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। मान लीजिए हमने लिख दिया 2913416, अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बताइए कि ऐसा रूल इन दोनों के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि बीच में 3 से विभाज्य वाले भी यहां पर नंबर हो सकते हैं। 3 से विभाज्य वाले नंबर भी यहां पर हो सकते हैं और वो नंबर जरूरी नहीं है कि आपके 4 से भी डिवाइड हो जाएं, है ना? तो ऐसे नंबर 4 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे ये कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अगर नंबर दिया गया होता तो हो जाता, लेकिन इस एक नंबर के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि होंगे। अगर वो 2 से डिवाइड है तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 3 वाले भी उससे हो जाएंगे। 3 से 6 की डिविजिबिलिटी वाले सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां पर केवल हमारा निष्कर्ष नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखने में ये बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब यूपीएससी ने भी इस बार इसको यही माना है। इसके पहले एक बार क्वेश्चन आया था तो उसमें उन लोगों ने इस तरह के जो कंक्लूजन होते हैं उन कंक्लूजन में अपनी बातें रखते हुए उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर कहीं पर जो बाय रूल चीजें होती हैं वो रूल बाय रूल सही हैं, मतलब रूल बाय रूल सही हैं, तो वो चीजें जरूरी नहीं है कि निष्कर्ष में भी सही हो, है ना? तो ये लेकिन अब की बार उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो, ये यहां पर सिलॉग का क्वेश्चन आ गया। किस चीज का आया है? सैलोगिज्म। और इसकी अभी वीडियो आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम सैलोगिज्म पर एक वीडियो लाने वाले हैं। हो सकता है आपके लिए आने वाले 1-2 दिन में इसकी वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो सिलॉग के क्वेश्चन है। सिलॉग का मतलब होता है न्याय निगमन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? न्याय निगमन। यहां पर हम न्याय का निगमन करते हैं। अब न्याय निगमन कैसे होगा आओ देख लेते हैं इसको जल्दी से। तो देखिए, अगर सभी बिल्लियां कुत्ते हैं तो सभी बिल्लियां जो हैं वो क्या हैं? कुत्ते हैं, यानी डॉग है। इसको क्या करते हैं? कुत्ते हैं। और ये सभी बिल्लियां यहां पर है। सभी बिल्लियां काली हैं। अब बिल्लियों के बारे में ही दोबारा बात हुई है। इसको जरा मैं कलरफुल बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए कि कौन सी बात किसके लिए। तो हमने माना है कि जो रेड वाले हैं ये वाले हैं, ये बिल्ली हैं, ठीक है, और दूसरे जो येलो या फिर ब्लू वाले हैं वो कुत्ते हैं। तो सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्लियां हैं। अब इसके बाद हम अगला कलर लेते हैं और यहां पर जानते हैं कि इसका क्या होगा। देखो, सभी बिल्लियां काली हैं। बिल्लियों के बारे में एक बात और बोली गई है कि सभी बिल्लियां काली हैं। तो ये तो हो गए डॉग यानी कुत्ते, और ये हो गई बिल्लियां, और ये हो गए आपके काली, ठीक है, रंग हो गया। अब इसमें हमें जैसा दिख रहा है
वैसा ही देखना पड़ता है, अपना वहां पर कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो सभी कुत्ते काले हैं बिल्कुल नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट छूट रहा है, ये वाले जो कुत्ते हैं वो काले ना हो, तो ये पहला तो गलत है ना, ये कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहा है। कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसके हिसाब से देखें तो कुछ कुत्ते तो काले हैं ही, ये वाले मान लो ये तो काले हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुत्ते हो सकते हैं जो कि काले ना हो, है ना। अगर इसके अलावा भी कुछ कुत्ते हो सकते हैं जो कि काले ना हो, तो अब बताओ दोनों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पूछ रहा है सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ऊपर लिखे अब यहां पर कह क्या रहा है, सामान्य ज्ञात, ये चीज ध्यान में रखना, उपेक्षा करते हुए, यहां पर सामान्य ज्ञान नहीं लगाना है कि कुत्ते और बिल्लियां दोनों काले हो सकते हैं। भाई होते ही हैं, कुत्ते हमेशा क्या होते, काले भी होते हैं और लाल भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। इसी तरह बिल्लियां भी कई तरह की होती हैं कलरफुल, लेकिन वो ज्ञान की हमें क्या करनी है, उपेक्षा करनी है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि भैया उसको कंसीडर मत करो, तो हम भी नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो आंसर कैसे निकालेंगे। आगे उन्होंने कहा है दिए गए दो कथनों से तार्किक रूप से निकाला या निकाला जा सकता है, इन कथनों से तार्किक रूप से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो देखो कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ये चीज हमारी क्या हो सकती है, फॉलो कर सकती है ना, इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। लेकिन सभी कुत्ते काले हैं, इस चीज का निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। अब देखो इस तरह के क्वेश्चनों में हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, है ना। अगर हम ये एक को काला कर रहे हैं और दूसरे को काला नहीं कर रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं सभी कुत्ते काले, फिर कह रहे हैं कुछ कुत्ते काले, तो अगर दोनों को हम फॉलो करवा लें, दोनों को हम मान लो इसको हम फॉलो करवाते हैं तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर सभी कुत्ते काले हैं, हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं आओ देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, इसको भी समझ लो कैसे हो सकते हैं। देखो हमें नहीं पता है कि कुत्तों की संख्या कितनी, जैसे कैसे, देखो यहां पर कुत्ते, ये भी बिल्लियां हैं मान लो, है ना, इसके ऊपर ये कुत्ते हैं, और सभी बिल्लियां जो हैं, अगर ये मान लो इनकी संख्या 100% हो, है ना, यानी दोनों सभी कुत्ते और सभी बिल्लियां जो हैं वो सब 100 हो, मतलब सभी हो, तो तब भी ये चीज क्वेश्चन बन सकता है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी बिल्लियां काली हैं। यानी आल में हम सम को निकाल सकते हैं, आल में हम सम को निकाल सकते हैं, यानी सभी में हम कुछ को निकाल सकते हैं लेकिन कुछ में सभी को नहीं निकाल सकते। तो अब यहां पर क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे तो देखते हैं, अगर यहां पर ईदर आर कंडीशन होती तो वो लग जाती, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, तो हम आंसर कर सकते हैं कि नहीं, ये डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो दूसरा आंसर है वो ज्यादा सटीक है, ज्यादा न्याय संगत है बजाय कि पहले वाले के, है ना। कैसे, फिर से एक बार समझ लो, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, भाई नहीं कह सकते कि हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल हैं, और सभी बिल्लियां काली हैं। बिल्लियों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, बिल्लियों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन कुत्तों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब जब नहीं बताया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर निष्कर्ष निकाल सकते, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते, लेकिन 100% निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो कुछ निष्कर्ष कैसे निकालेंगे कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ये वाला आपका जो पार्ट है वो सही हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा जो है वो कह रहा है सही है ना, निष्कर्ष जो 2 सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जा रहा है। लेकिन अब जरा समझिए कि जो क्वेश्चन में इतना घुमाने की कोशिश करी गई है वो क्यों की गई है, क्योंकि आपके लिए तर्क संगत रूप निकालना है और जो आपके दिमाग में बातें चल रही हैं उनको यहां पर यूज नहीं करना है ना। तो यहां पर हम सीधे सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चनों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए, ऊपर लिखे अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। ये तो इजी क्वेश्चन होगा, इजी टास्क होगा। सबसे पहले आपको विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या ढूंढनी है। तो विषम संख्याओं को हम ट्रैक करते हैं, तो 5 है, इसके बाद कोई विषम संख्या है, 1 विषम संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। 7 के बाद 3 विषम संख्या, 1 मिला। 5 के बाद 7 एक विषम संख्या, 6 के बाद 1 एक विषम संख्या, 1 के बाद 5 एक विषम संख्या,
3 के बाद है कहीं पर नहीं है, 5 के बाद 2 है नहीं है, फिर आगे कोई नंबर मिल रहा है यहां से इसके आगे, तो इसके आगे तो मुझे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो टोटल कितने हो गए देखो जरा, देखो 5 के बाद एक विषम संख्या है ना, फिर यही तो पूछा है अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है, तो ठीक है विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आ रही है। और कोई विषम संख्या छूटी है क्या यहाँ पर, एक 5 के बाद 7, 1 के बाद 5, और कोई संख्या कहीं पर नहीं 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 नहीं, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और कोई विषम संख्या छूटी है कि नहीं। तो देखो अब हमारे पास जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी है ना। विषम संख्याओं का मतलब ये नहीं है कि अभाज्य संख्याएं हो, है ना, विषम संख्याओं का मतलब ये नहीं है कि अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो इसके बाद 3 के बाद 9 भी आ रहा है, ये भी एक विषम संख्या है। आगे कौन सी विषम संख्या है, तो देखिए और कोई विषम संख्या मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। 9 के बाद 6 तो सम संख्या हो जाएगी, 4 ये भी नहीं है, ये 5 के बाद 2 ये भी नहीं है, 3 के बाद 8 ये भी नहीं। तो हमारे हिसाब से इसमें कितनी हो जाएंगी, 5 विषम संख्याएं हो जाएंगी जिनके बाद में आपका विषम संख्या आ रही है। अगर आपके हिसाब से कोई और आंसर बन रहा हो तो कमेंट कर दो अभी के अभी, जैसे ही वीडियो देख रहे हो वो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। यहां से कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर दो कि सर 5 नहीं हमारे तो 8 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं आप बता दो। ये आसान है, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, निकाल ले जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, इस तरह के क्वेश्चन आपको हम ऑर्डर एंड रैंकिंग में पढ़ाए होंगे, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग जब पढ़ाएंगे या फिर स्थिति निर्धारण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिति निर्धारण, या किसकी कहां पर कौन सी स्थिति होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उसी में आते हैं और उसके हिसाब से हम यहां पर इनको डील करेंगे। आइए देखते हैं, कह रहा है ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर। अब यहां बायां दायां क्या होगा, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो देखो ये आपका दायां होता है और ये आपका बायां होता है, क्लियर। ये भी जहां भी आप खड़े होगे ऐसे ही आपको लगाना है, बायां और दायां। आगे कह रहा है ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ए इधर से 16वें स्थान पर है। कौन, यहां पर ए बैठा हुआ है और इसकी पोजीशन है 16। बी के बारे में कहा, वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, वी की पोजीशन इधर से दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर है, ए के दाईं ओर यानी इधर और आगे। देखो अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, ए मान लो यहां पर है तो इसके बाद 11 स्थान आगे कौन बैठा है, वी बैठा हुआ है ना। वी दाएं छोर से 18 और जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर, ए के दाईं ओर यानी यहां से 11 स्थान आगे। आगे कह रहा है वी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर और वी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर की ओर है कौन, जी ए के, यहां पर जी है भाई, वी नहीं है, एक मिनट, यहां पर जी है वी नहीं है तो जी रख दो। जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर पर है, ठीक है, दाहिने छोर की ओर है। अब वी से तीसरा स्थान दाहिनी छोर की ओर, तो वी से तीसरा स्थान, अगर वी यहां से मान लो यहां तक आया है तो इसके बाद तीसरे स्थान पर यहां पर आएगा, ठीक। अब इस पोजीशन पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे निकाले, तो पूछ रहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आओ देख लेते हैं इसको, बहुत आसान है, अभी तुम देखोगे तो तुरंत कर ले जाओगे। कैसे करोगे, देखो हम देखते हैं कि जी तक कितने लोग हो गए, हम देख रहे हैं कि जी तक कितने लोग हो गए, तो यहां तक थे 16 और 11 बच्चे और जुड़ गए, है ना। तो यहां पर 17 और 27 नंबर, यानी यहां तक बच्चे हो गए 27। कितने हो गए, 27, 16 और 11 कितने हो गए, 27। अब इससे 3 पहले आ जाओ, कितना पहले आ जाओ, 3 पहले आ जाओ। तो 3 जब पहले आते हो तो तुम कहां पहुंच जाते हो, तुम इस जगह पर कहीं पर पहुंचते हो। और ये 27 से 3 पीछे आना है, यानी आपको 26 को छोड़ना है। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, यहां पर तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर यहां पर यानी ये 27, 26 और ये 25, यानी इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी है, किसकी, वी की, लेफ्ट हैंड से 25 है और राइट हैंड से 18 है। आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का, क्या लगा सकते हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी 25 प्लस 18 माइनस 1,
तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 43 माइनस 1 इज इक्वल टू 42 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दायां और बायां, ये आपका बायां है लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। इन दोनों के बीच में हमने देखा कि इधर से ये V की पोजीशन दी गई थी और लेकिन V और G के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन बना था A और G के बीच में, तो उसको हमने रखने के बाद एक पोजीशन मिली जो कि ये वाली थी। वहां पर V की पोजीशन राइट एंड से कितनी, लेफ्ट एंड से 25 और राइट एंड से 18 बन रही थी। फिर वहां से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला, आपको टोटल स्टूडेंट मिलके सामने आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। सेम टाइप का, उसी टाइप से जिस तरह आपने पिछला किया था उसी टाइप का है। सी डी से छोटा है, पर देखो सी जो है वो डी से छोटा है, डी से छोटा मतलब डी उसके ऊपर होगा, पर ए और बी से बड़ा है, मतलब ए और बी से बड़ा है। आगे कह रहा है S1 है ये, डी सबसे बड़ा है, तो ठीक है ये पहली पोजीशन पे आ गया। ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। अब यहां से हमें निकालना क्या है वो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ए बी सी और डी में सबसे छोटा कौन है। ये जानकारी देने के लिए आपको तीनों प्रश्नों को, तीनों S1 S2 को मिलाना पड़ेगा और अगर ऐसा किसी ऑप्शन में दिया गया है तो वो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालोगे आओ देख लेते हैं। सी डी से छोटा है, ऐसा है क्या? ऐसा है तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं S1 के साथ। S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है क्या? देखो S1 में कहा गया है कि सी डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, यहां से भी हम सबसे छोटा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तो ये वाला तो हो गया गलत। S1 और S2 से, S1 S2 से देखो कि सबसे छोटा निकालना, तो D सबसे बड़ा है, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि D बड़ा है कि छोटा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये वाला भी गलत है। तो अगले वाले पे चलो, S2 और 3 से, तो D सबसे बड़ा है और A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, लेकिन अब C और D की पोजीशन कहां से लाओगे? उसके लिए तुम्हें S3 S1 चाहिए, तो ये भी आपका आंसर गलत है। S1 और S3 से आप आंसर कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो S1 का मतलब है सी डी से, डी सी से बड़ा है और ए बी जो है वो सी से छोटा है, लेकिन लास्ट वाले में 3 वाले में बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है। ए बी से जब बड़ा हो जाएगा तो ये सेगमेंट आपका बनके तैयार हो जाएगा जिसमें बी जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो कैसे बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना? तो हमें क्या करना है? डी ऑप्शन के साथ जाना है। और एक चीज और बताएं, पते की बात यह है कि जब ऊपर के 3 आपके गलत हो चुके हैं तो चौथा ऑलरेडी सही है, हमें इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्या जरूरत? नहीं है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अब तक कर चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है वो जरा इसको करें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में बात क्या कही गई है ना? कैसे करना है आओ देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनके एक अंक 4 हैं और वो 4 से विभाज्य नहीं है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जिनके एक अंक क्या है? एक अंक 4 है। तो देखो जरा, जब तुम 41 वाली लाइन में देखते हो तो 41 से लेकर 49 तक कितने 4 आते हैं? इसमें भी सारे 4 ही रहते हैं। जब दूसरा तुम 4 से लेकर कहां तक देखते हो? 94 तक, तो इनमें भी सब में 4 रहता है। कैसे रहता? देखो 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ये आते हैं सब। 4 के इधर से देखो, 4 के बाद 14, 24, 34, 44, 54 और 64, 74, 84, 94 ये बन जाते हैं। तो अब पूछ रहा है कि 4 से विभाज्य नहीं है, ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से विभाज्य नहीं है। अब 4 से वो नंबर विभाज्य नहीं होंगे, पहले तो जो कौन से नंबर हैं? जो ऑड नंबर है या फिर जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं 4 से होकर बनती हैं। तो आपके पास सबसे पहले बनता है 41, 43,
और 47, ये एक बन गया। ये संख्याएं तो अभाज्य हैं, तो ये कभी किसी से नहीं कटेंगी, क्योंकि ये 4 से शुरू है, इसलिए ये आपकी सारी संख्याएं बन गई। अब चलते हैं जिनके लास्ट में 4 होता है, जिनके लास्ट में 4 होता है, और उनमें से कौन कौन सी 4 से नहीं कटेंगी, है ना। तो ऐसी संख्याएं नहीं कटेंगी, जैसे 14 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटेगा, है ना, फिर 46 नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा, 94 74 नहीं कटेंगे, दोनों नहीं कटेंगे। तो इस तरह से जब तुम देखोगे तो आपको यहां पर टोटल नंबर मिल जाएंगे 12। कितने मिल जाएंगे? 12। ठीक, कितने नंबर मिल जाएंगे? 12। अब कौन कौन से होंगे वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। एक तो 14 नहीं कटेगा 4 से, इसको मैं किसी और कलर से कर दूं। 14 नहीं कटेगा 4 से। फिर कौन सा अगला नंबर कौन सा होगा? 14 के बाद आपका 34, 34 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा, 43 नहीं कटेगा, है ना। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 43 के बाद 46 नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा, और 49 भी 4 से आपका नहीं कटेगा, और इसके बाद 64 कट जाएगा, 74 नहीं कटेगा, 84 भी कट जाएगा, 94 नहीं कटेगा। और कोई नंबर बाकी है क्या इसमें? है ना, 54 बाकी है। कितना बाकी है? 54। यहां पर ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो जब इनको तुम कैलकुलेट करोगे तो इनकी संख्या आ जाएगी 12, और ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आई थिंक इसमें आपको मजा आने वाला है। एक शिक्षक और 3 छात्र, तो टोटल कितने लोग हो गए? एक शिक्षक है और 3 उनके छात्र हैं, प्लस 3 छात्र। जब 3 छात्र हैं तो टोटल कितने लोग हो गए? तो टोटल लोग हो गए 4, है ना। 4 क्वांटिटी हो गई, शिक्षक प्लस। अरे यार इतनी गड़बड़ राइटिंग लिख रहे हो भाई साहब, समझ में आएगा? फिर से लिख दो, और क्या। एक शिक्षक है यहां पर और उसके साथ 3 जो हैं वो छात्र हैं, है ना, तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे। फिर आगे कौन से? और इनकी आयु दी गई है। तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग। कितने लोग हो गए? 4 लोग। और 4 लोगों की टोटल आयु दी गई है, यानी औसत आयु दी गई है। औसत आयु दी गई है, तो हमें टोटल आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? औसत आयु कितनी है? 20 है। तो औसत आयु अगर दी गई है तो इसको अगर हम उसके नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आयु निकल जाएगी। यानी इनकी टोटल आयु कितनी है? औसत आयु 20 है, और ये जो आई है वो कुल आयु है चारों की। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यानी 80 यहां पर इन चारों की आयु आ गई। फिर क्या कह रहा है? तीनों छात्र समान आयु के हों, शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो। तीनों छात्र, यानी मान लो यहां पर 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, और ये यहां पर शिक्षक महोदय, ये शिक्षक है, ठीक है। इनकी जो छात्रों की एज है वो बराबर है, लेकिन जो छात्र और शिक्षक के बीच का अंतर है वो 20 साल का है। कितने ईयर का है? 20 ईयर का डिफरेंस। अब समझना इस क्वेश्चन को। अगर ये 30 साल का है, 35 का मान लो, अगर ये 35 साल का है तो बच्चे कितने के होंगे? 10-10 साल के होंगे। तीनों का डिफरेंस सेम है ना, समान अंतर के हैं। तो कितना हो जाएगा? 10-10 20 और 10 30 और 30 35 कितना हो जाएगा? 65। लेकिन हमें लाना कितना है? 80 आना चाहिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर कर देते हैं इसको कितना, अगर हम इसको कर दें, मान लीजिए यहां पर हमने इसको कर दिया 30। अब 20 का अंतर नहीं, हाँ 20 का अंतर, 1 मिनट रुक जाओ। जब हमने किया था 35, तो जब 20 का अंतर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा? 15, और ये हो जाएगा 15। अब टोटल कितना हो जाएगा? देखो जरा, 15 तिया 45, और 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 5 5 10, 3 1 4, 4 4 8, 80। ये तो पहले ही आंसर निकल गया। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। इसी तरह से आप चेक कर सकते थे 25 वर्ष के हिसाब से, 30 वर्ष के हिसाब से, 45 वर्ष के हिसाब से। तो आपका जो आंसर निकला है वो कितना आया है? 35 आया है, और यही आपका आंसर है। क्लियर? बहुत आसान था वैसे। इसको तो लॉजिकल ही कर सकते हो, बहुत ज्यादा सोचने, चीजें समझने की इसमें जरूरत नहीं है, है ना।
जहां समझने की जरूरत होगी वहां पर मैं बताऊंगा। लॉजिकल जितनी चीजें हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा उतनी कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले से करेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे और इतना टाइम होगा नहीं आपके पास कि वहां पर आप टाइम लगा के काम करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार कितने रुपए में खरीदी? देखिए अब जरा समझिएगा, एक कार की कीमत थी, है ना, मान लीजिए उसने कुछ रुपए में खरीदी होगी, कुछ भी जो भी रुपया रहा हो, मान लीजिए कार की कीमत कितनी थी हमें नहीं पता, कार की कीमत हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने रीसेल करी, बेचने की कीमत हमें पता है, बेचने की कीमत हमें पता है कि कीमत कितनी है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? यानी विक्रय मूल्य। बेचने की कीमत कितनी है? तो वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख है ना। अब जब 3 लाख रुपए है, कह रहा है कि यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी हो, यानी जो भी इसका मूल्य यहां पर रहा होगा उस पे उसने 20% का लॉस कमाया है। कमाया है कि गंवाया है? 20% का लॉस गंवाया है, यानी चला गया उसके पास से। अब अगर ये कोई वैल्यू है, बेचने वाली वैल्यू है, वो पहले वाली वैल्यू का 20% कम है, तो पहली वाली कितनी रही होगी? 100%। तो अब वाली जो बेचने वाली वैल्यू कितनी है? 100 - 20। इसका मतलब अब वाली वैल्यू कितनी बची? 80%। और 80% इज इक्वल टू आपका 300 और 00, है ना। तो 1% इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई आपका 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 सते 56, यानी 6 शेष बचेगा, तो 8 सते 56, 4 शेष बचेगा, 8 पंच 40, बाकी आप 0 बढ़ा दो। यानी कार की कीमत कितनी रही होगी? 3,75,000 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, और ये आपके सामने बिल्कुल सही है। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको मन में करने होते हैं। कैसे करने होते हैं जरा समझिए। 20% का मतलब हानि हुई, है ना। 100% कोई चीज थी, तो जब किसी में 20% की हानि होगी तो 100% का 20% कितना होता है? 1/5। कितना होता है आपका? 1/5। देखिए जरा, 1/5। ठीक है, कैसे? 20/80, यानी 20/100। 100 में से 20 कम हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी बची? देखो ये वैल्यू बची आपकी 4। 4 वैल्यू किसकी है? इस वाले की, 3 लाख की। ठीक है, तो 4 वैल्यू जब 3 लाख की है तो आप यहां से 5 की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। डिवाइडेड बाई 4 करो, इंटू 5 कर दो, आंसर ले लो। तो इस तरह जब आप चीजों को और सिंप्लीफाई करके सीखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो मैं ये वाला भी तरीका बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसको हमारे अभी मिस कर रहे होंगे, है ना। आई थिंक ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, तो दूसरा वाला तरीका भी बता देते हैं, और इसको करने से आपको बहुत टाइम बचने वाला है। आई थिंक आप अगर इस तरीके से करोगे तो मुश्किल से मुश्किल आपको 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। कैसे लगेंगे आओ देखते हैं। हमें कहीं पर कह रहा है कि 20% की हानि उठानी पड़ी, तो कोई चीज रही होगी जो 100% रही होगी, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। तो जो 5 है ना वो 100% है, और जो 1 है वो 20% है। यहां पर कह रहा है कि इन दोनों ने एक सेल करी है जिसमें से कि इसको घाटा हुआ है, तो किससे घाटा होगा? जाहिर सी बात है इस वाले से घाटा होगा जो 100% चीज रही है। तो जब घाटा हुआ 4 से 1 रुपए का घाटा हुआ 5 रुपए में, तो बचा कितना? 4 रुपए। और कह रहा भैया वही 4 रुपया जो है वो 3 लाख के बराबर है। कितने के बराबर है? 3 लाख के बराबर। आप 1 की वैल्यू निकाल के दिखा दो, तो यहां पर 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो 4 कितना हो जाएगा? इसको जब यहां से आप सॉल्व करोगे 4, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 5 की, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4 छंग 24, और फिर बचेगा 4, फिर आपका हो जाएगा कितना? 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। 1 मिनट, इसको और आगे ले जा सकते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, और गुणा कर दो 5 से, तो 5 5 25, 5 सत्ते 35, 2 37। यही आपका आंसर फिर से निकल के आपके सामने आ गया। क्लियर? कोई डाउट है अभी? आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो सीसैट एक मजे की चीज है, इसको टेंशन लेके नहीं करना चाहिए।
जो इसको टेंशन लेके करता है आई थिंक वो 33। देखो इस बार अप्रॉक्स हमारे जानने में अप्रॉक्स जितने भी लोग दिए थे उसमें से यानी 20-25 लोगों में जितने भी लोग फेल हुए हैं वो ओनली केवल सी सेट की वजह से, और सब लोग इसको ले लेते हैं हल्के में, इस वजह से फेल होते हैं। प्री ना क्वालिफाई होने का एक सबसे बड़ा जो मतलब है या सबसे जो बड़ा कारण है वो है कि सी सेट को आप इजी वे में ले लेते हो या फिर प्री को आप इजी वे में ले लेते हो। कई सारे ऐसे जो एस्पिरेंट हैं, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं आके मिलते हैं और बताते हैं कि सर मेरा तो 2 नंबर से रुक गया। किसमें? सी सेट में। जीएस अच्छी है, मेंस की तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस कहां लटक गए बेचारे? सी सेट में। तो सी सेट जितना आसान है उतना ही घातक भी है ना। तो इसको आप कभी भी लाइट में नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगर लाइट में लिए तो आप लाइट में हो जाओगे, नहीं आप लाइट से बाहर हो जाओगे, है ना। जब लाइट से बाहर हो जाओगे तो क्या होगा? फिर से तैयारी करो, फिर 1 साल बाद फिर मिलेंगे, है ना। तो अब आपसे हम चाहते हैं कि आप दोबारा क्लास में ना मिलें, इसलिए नहीं कि आपने तैयारी छोड़ दी, इसलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हमसे मिलने आओगे, पढ़ने नहीं आओगे। हो सकता है मिलने भी ना हो, ऐसा को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार यूपीपीसीएस में क्वालिफाई किए हैं, है ना, जिनको मैंने पढ़ाया है। कई एक सुधीर जैसे लोग एसडीएम भी बन गए, सी सेट मुझसे पढ़ते थे। तो ऐसे लोग जो तैयारी करके गए हैं, या फिर मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो तैयारी करके गए, जिनको पता है कि कितने नंबर से कहां से आ सकती हैं चीजें। देखो 2 चीजें हैं, एक तो मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है इन्होंने कर दिया है 50%। तो अगर आप इस 50% को ही कंप्लीट कर लो तो आपको जो लॉजिकल रीजनिंग आ रही है या फिर जो बोधगम्य में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं, और हर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप सी सेट के इन पार्ट पर जोर करो जहां से आप आसानी से अपना काम निकाल सकते हो, है ना। चलो काम निकालो, और हम भी काम निकालते हैं अपना और काम करते हैं इस क्वेश्चन पर। कैसे, आइए देख लेते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ACPQ BESU आगे है MNGI से अगला कैसे होगा। तो देखो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो लॉजिक होगा उस लॉजिक को हमें इन दोनों के बीच में पेस्ट करना होगा यानी लगाना होगा। अब इनके बीच का लॉजिक क्या है वो कैसे ढूंढेंगे? तो कुछ लोग करते हैं कि भाई इसमें नंबरिंग करो, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि पहले क्वेश्चन को देखो तो सही, आपको नजर आनी चाहिए चीजें आसपास। तो यहां पर हमें ए दिख गया, यहां पर हमें बी दिख गया, क्या दिक्कत है इसमें देखने में। इसी तरह हमें यहां पर क्या दिखना चाहिए, एम के बाद एन दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सब में दिया गया है। क्या पहले को चेक करने की जरूरत है? नहीं है। अब ऑप्शन को भी हम साथ में लिए रहेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत, देखते ही आंसर आ जाएगा। सी के बाद ई आया है, तो सी के बाद ई कैसे आया है? एक बीच में अक्षर उसने ड्रॉप कर दिया है और वो अक्षर था डी। तो एन के बाद अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? एक अक्षर ड्रॉप करेगा MNO और यहां पर आ जाएगा पी। आपके आंसर केवल एक में, 2 में मिल रहा है, सी और डी में, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। आगे जब बढ़ता हूं तो यहां पर P दिखता है, और P और S के बीच में क्या चीज छूटी है? PQR छूटा है। क्या छूटा है? PQR छूटा है। और G के बाद फिर हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? G के बाद FGH, H और I छोड़ना पड़ेगा, आ जाएगा J, जो कि आपके आंसर नंबर C में नहीं है, B में, और ये तो पहले ही कट गए थे, तो D आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से जब आप क्वेश्चन को लॉजिकली सोचोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है। बस कठिन बना लेते हैं हम लोग कुछ चीजों को अपने आप, है ना। तो कठिन नहीं बनाना है। तो आज के लिए मुझे लगता है ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये चीज जान लीजिए। ये टॉपिक आखिरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज, किस चीज की?
सीरीज यहां पर स्टार्ट होगी, यानी एक श्रृंखला चलेगी प्रीवियस ईयर की, है ना। प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी प्री एग्जाम हुए हैं, है ना, उनके पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यहां पर जितने भी 2011 से लेकर 2022 तक पेपर हुए हैं, सबकी यहां पर एक प्री टेस्ट मतलब जो आपके एग्जाम है या सीसेट के जो पेपर हुए हैं, उनको हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो जुड़े रहिए लक्ष्य 91 के साथ। लेकिन आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आज की क्लास में आए, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय किया, और उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में सफल हो गया। मैं जो सिखाना चाहता था, जो समझाना चाहता था, वो आप लोग समझ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगले क्लास के लिए तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए अपने और अपनों के साथ, क्योंकि वो हैं खास आपके लिए। ठंडी अभी कम हुई है तो पढ़ाई जारी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।